हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिमानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज पार्ट 29 लेकर आई हूं टारगेट हाई बुक के एमसीक्यूज का। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। टोटल 30 क्वेश्चन आज डिस्कस किए जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। आज का जो टॉपिक है वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ही रहेगा और जो सब टॉपिक है उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एचआईवी एड्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे हैं मैंने। और कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस वीडियो के कंटिन्यूएशन में ही रहेंगे, जिसका टॉपिक मैंने ऑलरेडी इम्यूनिटी चूज किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, कॉर्टिकोस्टेरॉइड सप्रेसेस द फंक्शन ऑफ। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए इज सिंपैथेटिक रिस्पांस, बी पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस, सी इज इम्यून रिस्पांस एंड डी इज कार्डियक सिस्टम। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इम्यून रिस्पांस को जो है स्टेरॉइड सप्रेस कर रहे हैं, इसीलिए जो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स होती हैं, डिजीजेस होती हैं, उनकी कंडीशंस में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ही प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं वो इम्यून रिस्पांस को सप्रेस कर देते हैं, इसीलिए जो इम्यून रिस्पांस होता है, इमीडिएट जो पेशेंट को इम्यून रिस्पांस हो रहा होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है। Question number 2. Nurse needs to suspect anaphylactic reaction following IM injection, IM administration of streptomycin if the patient is complaining of. Options दिए हुए edema and itching at the injection site. B is increases in duration. C increase in body temperature and D vertigo. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। अगर एडिमा या इचिंग हो रही है इंजेक्शन साइट पे पेशेंट को, तो वो एक कारण है, एक सिम्टम है एनाफाइलेक्टिक शॉक का और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन का। और ये अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन आईएम इंजेक्शन देने के बाद हुआ है तो द नर्स कुड सस्पेक्ट कि वहां पे एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हुआ है पेशेंट को। क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी इज मोस्ट कॉमनली ड्यू टू। सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी है वो किसके कारण हो सकती है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी क्या होती है। इसको एसआईडी भी बोला जाता है। एसआईडी एक एक्वायर्ड डिक्लाइन इन इम्यून सिस्टम फंक्शन है। जब हमारे इम्यून सिस्टम का फंक्शन डिक्लाइन हो जाता है, डिमिनिश होने लगता है ड्यू टू सम डिफेक्ट्स विच आर नॉट जेनेटिक, तो वो किसके कारण हो सकता है। ऑप्शंस आर ड्रग्स, बी इज एंजाइटी, सी इज malnutrition एंड डी इज इन्फेक्शन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बता दूं कि सारे ही फैक्टर्स जो हैं वो एक सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मोस्ट कॉमनली जो वर्ड यूज किया है इसको ध्यान देना होगा। और जो मोस्ट कॉमन कॉज है जो इम्यूनो डेफिशिएंसी का कॉज है वो है ड्रग्स। जो सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी का मोस्ट कॉमन कॉज है वो है ड्रग्स। मेडिकेशन से जो है मोस्ट कॉमन जो है मोस्ट कॉमनली इम्यूनो डेफिशिएंसी प्रोड्यूस हो सकती है बॉडी में। बाकी जो फैक्टर्स हैं जैसे एंजाइटी, मेल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन आर ऑल्सो द फैक्टर्स, बट मोस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे ड्रग आ जाएगा। Question number 4. Following traumatic injury and infection, a patient is receiving high dose of corticosteroids and broad spectrum antibiotics. The suspected condition is A is candidiasis, B is CMV, which is cytomegalovirus, C is Shigella, fourth is Plasmodium. शिगेला जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। एंड जो डी ऑप्शन है प्लाज्मोडियम इज अ काइंड ऑफ पैरासाइट। तो जिस पेशेंट्स को भी हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स जाते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जाते हैं और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, जो तो उसकी जो इम्यूनिटी होती है, इम्यून सिस्टम जो है सप्रेस हो चुका होता है। और ड्यू टू दिस दूसरे जो इन्फेक्शन है बहुत जल्दी इन्वेड करते हैं। स्पेशली जो कैंडिडियासिस इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन जो की है, बहुत जल्दी पेशेंट को हो जाता है। और अगर ऐसे पेशेंट्स को हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक चल रही हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडीज चल रही हैं, एंटीबायोटिक्स चल रही हैं, तो उस पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। जैसे कि हमने कोविड के टाइम पे भी देखा था, जिन भी पेशेंट्स को स्टेरॉइड्स मिले थे और एंटीबायोटिक्स हाई डोज में गए थे, जो भी सिक पेशेंट हो गए थे, उनको फंगल इन्फेक्शन बाद में मतलब बहुत ज्यादा ऐसे केसेस हुए थे जिनमें फंगल इन्फेक्शन हो गया था। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल इन्फेक्शन कॉजेज कैपोसीज सार्कोमा? तो कैपोसीज सार्कोमा एक टाइप का ट्यूमर होता है और ये किस वायरस से होता है? It is caused by the infection with the virus called Kaposi sarcoma associated herpes virus. तो बेसिकली हर्पीज वायरस का एक इसी फैमिली का वायरस है जो ये इन्फेक्शन कॉज करता है. सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ह्यूमन हर्पीज वायरस 8, जिसको HHV8 भी बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, अबाउट क्वासेकी डिजीज, ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट. सबसे पहले कोवेसाकी's डिजीज के बारे में जान लेते हैं. दिस इज अ कंडीशन दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन द वॉल्स ऑफ सम मीडियम साइज्ड ब्लड वेसल्स. तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो मीडियम साइज के ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करती है ये डिजीज. इसके दौरान इन्फ्लेमेशन कॉज होता है और ये किन में पाया जाता है? ये मेनली इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन में पाया जाता है. इसके जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो रैश और फीवर की तरह आते हैं और धीरे धीरे पीलिंग होती है स्किन की और लेट स्टेजेस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसको हम वास्कुलाइटिस भी बोलते हैं. तो यहाँ पे अगेन इस क्वेश्चन में एक्सेप्ट वर्ड देखने को मिल रहा है, तो हमें वही निकालना है ऑप्शन जो कि कोवेसाकी डिजीज में सही नहीं है. तो ऑप्शन ए, सीन इन चिल्ड्रन, वेरी ट्रू. बी, कोरोनरी आर्टरी इज इन्वॉल्व, ट्रू. देन म्यूकोक्यूटेनियस लीजन्स आर फाउंड, ये भी ट्रू है. And D, suppurative lymphadenopathy is seen. So this option is wrong. तो यहाँ पे यही ऑप्शन हम चूज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7, स्ट्रॉबेरी टंग इज सीन इन. एक स्ट्रॉबेरी टंग एक टाइप की कंडीशन होती है जो किन डिजीज में पाई जाती है? ए ऑप्शन इज PAN, PAN, which is polyarteritis nodosa. B is Kawasaki's disease. C is MPA, which is microscopic polyangiitis, and D is Wegener's disease. So ऊपर भी मैंने Kawasaki's disease के बारे में बताया है जो कि इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में होती है. इसका मेन फीचर होता है कि वास्कुलाइटिस प्रोड्यूस बॉडी में हो जाता है और जिससे जो है स्पेशली अगर टंग की बात की जाए तो टंग एकदम पिंकिश रेड हो जाती है और उसमें जो पैपिली होती है वो काफी प्रोमिनेंट हो जाती हैं. सो एक स्ट्रॉबेरी जो फ्रूट होता है उस टाइप का अपीयरेंस देने लगती है टंग. तो ये है कावासाकी's डिजीज की कैरेक्टरिस्टिक. क्वेश्चन नंबर 8, इम्यूनोग्लोबुलिन इंक्रीज्ड ड्यूरिंग सेकेंडरी रेस्पॉन्स इज. जो बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन इंक्रीज होता है सेकेंडरी रेस्पॉन्स, एज अ रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी रेस्पॉन्स इन द बॉडी. जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन इन्वेड करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले हमारा प्राइमरी रेस्पॉन्स काम आता है, उसके बाद जो है सेकेंडरी रेस्पॉन्स एक्टिव हो जाता है. और ये सबसे पहले तो ये बता दूं कि प्राइमरी रेस्पॉन्स के दौरान IgE एंड इम्यूनोग्लोबुलिन जो है प्रोड्यूस होता है बॉडी में और वो उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, जबकि IgG जो है वो सेकेंडरी रेस्पॉन्स में हाई लेवल में चला जाता है. तो IgG इज द करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 9, which of the following immunoglobulin secreted in the mucous membrane of the respiratory tract. तो सबसे पहले बता दूं कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं वो एंटीबॉडीज होती हैं शरीर में हमारे, और वो जब प्रोड्यूस होती हैं जब कोई भी एंटीजन का और जो एंटीजन है वो इन्वेड करने की कोशिश करता है बॉडी में और उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जाती हैं बॉडी के द्वारा. हमारी बॉडी में टोटल 5 टाइप्स की इम्यूनोग्लोबुलिन यानी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं जो हैं IgG, IgA, IgM, IgE और IgT. अब ये जो एंटीबॉडीज होती है ये डिफरेंट फंक्शन होते हैं, इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं और कहाँ ये प्रोड्यूस की जाती हैं वो भी अलग अलग पार्ट्स में बॉडी के प्रोड्यूस की जाती हैं. तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस हो रहा है. तो जो करेक्ट आंसर है वो है IgA. जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं उसमें IgA नाम की इम्यूनोग्लोबुलिन जो है प्रोड्यूस होती है और ये बॉडी फ्लूइड में पाई जाती है जैसे सलाइवा, टीयर्स एंड ब्रेस्ट मिल्क. तो
ये जो है एंट्री पॉइंट पे, पैथोजेंस के एंट्री पॉइंट पे ही हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, हमें कट लग जाता है, तो पहले जब छोटे बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं, अपना सलाइवा जो है वहां पे लगा लेते हैं, जो कट होता है। ये क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसमें भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी पैथोजेंस जो हैं उसकी एंट्री को इनहिबिट कर सकता है। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस। Question number 10. Which of the following immunoglobulin first produced and expressed after an exposure to the infectious agent? तो जब इन्फेक्शियस एजेंट का एक्सपोजर हो जाता है बॉडी में, तो कौन सा एंटीबॉडी यानी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस होता है? तो ऑप्शन बी जो है IgM इज द करेक्ट आंसर। दिस इज अ टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। IgM is particularly effective at neutralizing pathogen in the bloodstream. Question number 11. Which is the only immunoglobulin made by fetus at 5 months? तो जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो है IgM. IgM is the only immunoglobulin जो फीटस प्रोड्यूस करता है। किस एज पे? कौन सी जेस्टेशनल एज होती है? 20 वीक्स की होती है। तो 20 वीक्स की जेस्टेशनल एज पे एक ही एंटीबॉडी यानी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस होता है, जो है IgM, और ये धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाता है आफ्टर 30 वीक्स। तो अगर बात की जाए कि गायनी के क्वेश्चन के हिसाब से भी ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 5 मंथ्स की एज पे कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन बन रहा है फीटस में? तो वो है IgM. Question number 12. Which of the following immunoglobulin is very important in fighting bacterial and viral infections? तो एज अ रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी रिस्पॉन्स, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, IgG is the immunoglobulin which is formed and which is responsible for fighting bacterial and viral infections. Question number 13. Which type of immunoglobulin is associated with allergic reaction? तो जैसा कि पहले भी मैंने डिस्कस किया है, IgE टाइप का इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्स की तरह से डेवलप होता है बॉडी में। जब भी कोई एंटीजन इन्वेड करने की कोशिश करता है, जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है वो होता है प्रोडक्शन ऑफ IgE. तो इट दिस अ टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस्ड initially in the body as a result of allergic reaction. Question number 14. Which of the following immunoglobulin is the most abundant isotope in the blood? So the correct answer is option D, IgG. IgG जो है मोस्ट अबंडेंट टाइप की एंटीबॉडी है ब्लड में, ह्यूमन ब्लड में, जो 70% ऑफ द सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज होती हैं। मतलब टोटल अगर 100% एंटीबॉडी है तो उसमें 70 जो है वो IgG होती हैं। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? ये दे आर स्पेशली रिस्पॉन्सिबल फॉर बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन के साथ लड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15. इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर प्रोटीन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड और प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ। तो ये किसके सरफेस पे होते हैं बेसिकली? तो मैं बता दूं, ये बी सेल्स के सरफेस पे होते हैं, जो ऑप्शन ए है। जो पहले भी डिस्कस हुआ है, बी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन। जो भी एलर्जिक रिएक्शन होते हैं बी सेल्स के द्वारा किए जाते हैं। बी सेल्स जो है प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होते हैं और यही आगे जाके एलर्जिक रिएक्शन के लिए, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Question number 16. Which immunoglobulin is present in the mucus and helps in protecting against bacteria and virus? तो पहले भी डिस्कस हुआ है, अभी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन वाले क्वेश्चन में डिस्कस हुआ था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। IgA इज द इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस्ड इन द म्यूकस, और म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रोड्यूस होता है, और जो भी हमारे बॉडीली फ्लूइड है जैसे सलाइवा, टीयर्स और ब्रेस्ट मिल्क, उसमें IgA जो है इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है। Question number 17. Which immunity is affected by HIV infection? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, A is natural immunity, B active immunity, C cellular immunity and D is humoral immunity. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जो सेलुलर लेवल की इम्यूनिटी होती है, जो टी लिम्फोसाइट्स यानी टी हेल्पर सेल्स के इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होता है, वो अफेक्ट होता है HIV इन्फेक्शन के दौरान। और टी हेल्पर सेल्स यानी जो टी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं, वो डायरेक्टली अटैक करते हैं इन्फेक्टेड सेल्स या कैंसर सेल्स को,
और इस टाइप की इम्यूनिटी को हम सेलुलर इम्यूनिटी बोलते हैं। तो एचआईवी इन्फेक्शन के दौरान वही इम्यूनिटी अफेक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 18, एचआईवी अफेक्ट्स A option is B cells, B is T helper cells, C neutrophils and D lymphocytes. तो जो T helper cells होते हैं उन्हीं को अफेक्ट करती है HIV की इम्यूनिटी, HIV इन्फेक्शन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है, हेल्पर T cells। Question number 19, while screening for HIV blood test is tested for। तो जो ब्लड टेस्ट है वो किसके लिए टेस्ट किया जाता है एचआईवी इन्फेक्शन की स्क्रीनिंग में? A is P24 antigen, B is HIV DNA plasma, C is HIV antibodies and D presence of HIV RNA। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, HIV एंटीबॉडीज के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। अगर HIV के अगेंस्ट में ब्लड में एंटीबॉडीज मिलती हैं, इसका मतलब ब्लड जिस पर्सन का भी ब्लड टेस्ट हो रहा है उसके अंदर HIV इन्फेक्शन है, तभी उसके अगेंस्ट में HIV एंटीबॉडीज बनी है। Question number 20, which of the following diagnostic test is considered as gold standard for confirmation of HIV infection? Options हैं ELISA test, B tri-dot test, C western blot test and C polymerase chain reaction PCR test। तो जो ऑप्शन सी है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर कंफर्मिंग HIV एंटीबॉडीज, और ये बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट होता है HIV एंटीबॉडीज के लिए। ये HIV सब टाइप को भी डिस्टिंग्विश करके एक्यूरेसी और प्रिसाइजली जो रिजल्ट है वो देता है। इस टेस्ट के लिए पेशेंट का ब्लड लिया जाता है और उसको HIV एंटीबॉडीज के लिए टेस्ट किया जाता है, जो एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन होता है, और उस स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो है काम आता है। Question number 21, which among the following is the most appropriate intervention to prevent the progression of HIV to AIDS? HIV होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो अगर HIV इन्फेक्शन अनट्रीटेड रहता है किसी पेशेंट की बॉडी में, तो उसको एड्स में कन्वर्ट होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट प्रॉपरली लिया जाए पेशेंट के द्वारा, तो ये चांसेस कम हो जाते हैं। तो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए, ए इज मंथली प्लाज्मा फेरेसिस, बी इज एब्सटिनेंस, सी इज कंप्लायंस विद कंप्लीट थेरेप्यूटिक रेजिमेन एंड डी इज मंथली ब्लड टेस्ट। तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कंप्लायंस विद कंप्लीट थेरेप्यूटिक रेजिमेन। Question number 22, risk for vertical transmission of HIV is more during। जो HIV इन्फेक्शन है उसका मदर से बेबी में आने का खतरा कितना रहता है और कब रहता है? तो मदर से बेबी में इज अ वर्टिकल ट्रांसमिशन, तो ये कौन से पीरियड में आ सकता है? ए इज एंटीनेटल पीरियड, बी इज इंट्रानेटल पीरियड, सी इज पोस्टनेटल पीरियड एंड डी इज ब्रेस्ट फीडिंग। तो जो इंट्रानेटल पीरियड है उसमें जो दिस रिस्क इज मोर, बिकॉज वहां पे जो है डायरेक्ट कांटेक्ट होता है फीटस और मदर के ब्लड का। अदरवाइज जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा है। तो जो रिस्क है वो वर्टिकल रिस्क है, वर्टिकल ट्रांसमिशन का, वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है, इंट्रानेटल पीरियड। इंट्रानेटल पीरियड एक्चुअली चाइल्ड बर्थ का टाइम होता है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? फॉल्स बताना है हमें। A is untreated HIV infection can remain in early chronic stage for a decade or more. B, infection with HIV results in chronic disease with acute exacerbations. C, late stage detection is called AIDS. And D, opportunistic disease occurs more often when the CD4 T cell count is high and viral load is low. So बाकी सारी ही स्टेटमेंट ठीक है एक्सेप्ट डी, opportunistic disease occurs more often when CD4 T cells count is high and viral load is low। जो T cells होते हैं हमारी बॉडी में, जो T हेल्पर सेल्स होते हैं, जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं पैथोजन और किसी भी इन्फेक्टेड सेल को डेवलप होने में या इन्वेड करने में बॉडी में। तो ये जो सेल्स होते हैं अगर इनका काउंट हाई होता है तो ये शो करता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है बॉडी में।
लेकिन ये कुछ कंडीशंस हैं, जैसे इन्फेक्शंस हैं, ब्लड कैंसर्स हैं, HIV इन्फेक्शन है, उन कंडीशंस में भी CD4 सेल्स का काउंट हाई रहता है। यहाँ पे CD4 इसीलिए बोला गया है क्योंकि टी सेल्स के ऊपर CD4 नाम का एक प्रोटीन होता है, इसीलिए इनको CD4 टी सेल्स बोला जा रहा है। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी जो है फॉल्स है स्टेटमेंट, बाकी तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। Question number 24. The diagnosis of HIV/AIDS is made based on. तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया, CD4 टी सेल्स जो होते हैं उनका अगर काउंट ज्यादा आ रहा है तो वो बताता है कि देयर इज स्ट्रॉन्ग इम्यून रेस्पॉन्स टू अगेंस्ट एनी पैथोजन। तो HIV/AIDS या किसी भी इन्फेक्शन की जो भी इन्फेक्शन काफी ज्यादा अफेक्ट करता है बॉडी को, उसमें जो है इसका काउंट बढ़ जाता है। ब्लड कैंसर्स के केसेस में भी ये काउंट बढ़ जाता है, और कुछ जो स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शंस होते हैं उनमें भी बढ़ जाता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, CD4 T cells count. Question number 25. Which of the following is an indicator of AIDS? तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि HIV का इन्फेक्शन जो है एड्स में कन्वर्ट हो गया है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो अगर CD4 काउंट करेंगे, CD4 सेल्स का काउंट कर रहे हैं, तो अगर वो काउंट नॉर्मल रेंज से काफी नीचे आ रहा है तो इसका मतलब बॉडी में इम्यूनो सप्रेशन हो रहा है, और HIV का इन्फेक्शन जो है नाउ इट्स गोइंग टू कन्वर्टेड टू एड्स। तो ऑप्शन डी जो है CD4 काउंट लेस देन 200 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो नॉर्मल रेंज होती है CD4 काउंट की वो होती है 500 to 1500 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब। Question number 26. The clinical symptom of wasting syndrome in AIDS include. तो wasting syndrome का मतलब है unexpected weight loss and muscle loss, और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के कारण आगे जो कंडीशंस हैं लाइक कैंसर, हार्ट फेलियर और एडवांस्ड डिजीजेस जो हैं इस कंडीशन में काफी बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए ऑप्शन इनवॉलेंट्री वेट लॉस, बी क्रोनिक डायरिया, सी प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, डी इसोफेजियल कैंडिडियासिस। तो इनका हमें सीक्वेंस बताना है। यहाँ पे ऑप्शन ए बी एंड सी एक्चुअली इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सबसे पहले इनवॉलेंट्री वेट लॉस होता है, उसके बाद जो अदर कंडीशंस हैं लाइक क्रोनिक डायरिया और प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन वो आ जाते हैं, और बॉडी में जो है वेस्टिंग सिंड्रोम जो है बॉडी वेस्टिंग सिंड्रोम का शिकार हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27. ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यूमोनिया इन एड्स पेशेंट इज. ऑप्शंस है साइटोमेगैलोवायरस, B is fungi, C is pneumocystis carni, and D is mycoplasma. So option C, pneumocystis carini is the correct answer. Question number 28. Which among the following conditions is associated with AIDS? Options हैं A. Invasive cervical cancer, B. Kaposi's sarcoma, C. Burkitt's lymphoma, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ये सारी ही कंडीशन है एसोसिएटेड एड्स के साथ, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29. फाइंड आउट द मैलिग्नेंसीज एसोसिएटेड विद HIV/AIDS। तो ऑप्शंस हैं Kaposi's sarcoma, B नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, C सर्वाइकल कैंसर, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। Question number 30. Which is the most common cancer associated with AIDS? Options हैं leukemia, adenocarcinoma, C osteosarcoma, and D Kaposi's sarcoma. तो Kaposi's sarcoma जो है सॉफ्ट टिश्यू का कैंसर होता है, सॉफ्ट टिश्यू में लीजन्स हो जाते हैं जो कैंसरस होते हैं, और ये यूजुअली स्किन, लिम्फ नोड्स, इंटरनल ऑर्गन्स और म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग जो होती है, माउथ की लाइनिंग, नोज की लाइनिंग, थ्रोट की लाइनिंग, उनको अफेक्ट कर सकता है, और ये यूजुअली एड्स या HIV पॉजिटिव पेशेंट्स में होता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ तक कंप्लीट कर रही हूँ आज की वीडियो। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने 28 टोटल वीडियोस अभी बना ली हैं जो टारगेट हाई बुक के MCQs की हैं,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप टोटल 28 वीडियोस को रिव्यू कर लीजिए और शेयर कर दीजिए उन्हीं सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।